हेलो स्टूडेंट। तो चैप्टर 7 चल रहा है हिस्ट्री का। तो उस पार्ट 1 की वीडियो मैंने डाली थी, वहाँ पर सिर्फ हमने पार्ट 1 में 2 तक किया था। अब हम चलेंगे 3 की तरफ। जो मेरा 3 टॉपिक है वो है विजयनगर। अब विजयनगर पहले बताई थी कि जो विजयनगर साम्राज्य है उसी की राजधानी है। विजयनगर सबसे जो प्रसिद्ध शहर थे उनमें से एक है। जैसे अब राजधानी है तो जैसे सभी राजधानी होती हैं उसी तरह उसकी भी भौतिक रूपरेखा और स्थापत्य शैली की तरह चारों तरफ से पहाड़ों से घिरी हुई, वैलियों से, घाटियों से घिरी हुई। तो उसमें जो सबसे पहला टॉपिक है विजयनगर जो राजधानी है विजयनगर साम्राज्य की, तो उसमें सबसे पहला टॉपिक है जल संपदा का। अब जल संपदा का मतलब है विजयनगर की जो भौगोलिक स्थिति है उसके बारे में पढ़ेंगे इसमें, तो लेकिन उसमें से जल संपदा का। तो भौगोलिक स्थिति उसकी चौंकाने वाली कैसे है? भौगोलिक स्थिति जल संपदा उसकी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी विजयनगर की भौगोलिक स्थिति में एक सबसे चौंकाने वाला तथ्य यह है जो तुंगभद्रा नदी पर एक निर्मित प्राकृतिक कुंड। ये एक चौंकाने वाला तथ्य है कि तुंगभद्रा नदी की जो पानी आता है उससे एक नेचुरली प्राकृतिक कुंड बना हुआ है। अब ये नदी फ्लो किधर करती है? उत्तर पूर्व। किधर? उत्तर पूर्व दिशा में बहती है ये। तो मैंने आपको बताया कि एक चौंकाने वाला तथ्य है तुंगभद्रा नदी पर निर्मित प्राकृतिक कुंड। अब ये जो नदी है तुंगभद्रा ये उत्तर से पूर्व की तरफ बहती है। आसपास का जो दृश्य है वो अब जब आप देखोगे तो वहां रमणीय ग्रेनाइट की पहाड़ियां हैं। आसपास के दृश्य में कौन सी पहाड़ियां हैं? ग्रेनाइट की पहाड़ियां। रमणीय यहां पर बढ़ हुआ है कि बहुत मनोहारी, जैसे देखे तो बहुत बेटर लगे, एकदम सुंदर दृश्य। रमणीय ग्रेनाइट की पहाड़ियां हैं वहां पर। और उसी शहर के आसपास जो जलधाराएं आती हैं वो आकर नदी में मिलती हैं। तो जो इस पहाड़ियों से नलधाराएं आती हैं वो इस तुंगभद्रा नदी में आकर मिलती हैं। अब इसके साथ साथ जो नदी की जो धारा आ रही है उनके साथ साथ इन्होंने क्या किया? विजयनगर राजधानी में बांध बनाए हुए हैं। तो उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण हौजों में से एक है वो है कमलपुरम जलाशय। ये महत्वपूर्ण हौजों में से एक है कमलपुरम जलाशय। आज भी इसे कमलपुरम नाम से ही जाना जाता है। इस हौज के पानी से न केवल आसपास के खेतों, जो इस हौज में पानी भरा था उससे आसपास के खेतों, बल्कि शहरों तक पाइपलाइन के थ्रू इसी हौज के पानी से, ये महत्वपूर्ण हौज है कमलपुरम जलाशय। इसी हौज के पानी से आसपास के खेतों की तो सिंचाई होती है, उसके अलावा भी शहरों तक पानी पाइपलाइंस के थ्रू शहरों तक पहुंचाया जाता है। अच्छा, अब इस कमलपुरम जलाशय का निर्माण कब हुआ था? तो 15वीं शताब्दी के आरंभ में। इस महत्वपूर्ण हौजों में से एक कमलपुरम जलाशय का कब हुआ था आरंभ? कब निर्माण किया था? तो 15वीं शताब्दी के आरंभ में इसका निर्माण किया गया था। अब सबसे महत्वपूर्ण एक और संरचना जो विजयनगर की है वो है हरिया नहर। कौन सी नहर है? हरिया नहर। हरिया नहर पर तुंगभद्रा नदी पर बने बांध से पानी आता है हरिया नहर में। जो तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बना हुआ है उससे पानी आता है हरिया नहर में। अब ये हरिया नहर जो का निर्माण है वो संगम वंश के शासकों ने किया था। तो संगम वंश के शासकों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। उन्होंने ही, संगम वंश के शासकों ने ही हरिया नहर का निर्माण किया था। तो हरिया नहर आज की जो अभी भी उसके अवशेष बचे हैं विजयनगर साम्राज्य के बारे में, तो उसमें से हरिया नहर भी एक अवशेष बचा हुआ है। इस नहर में तुंगरा बंदी पर बंधे बांध से पानी लाया जाता है। तो नहर में पानी कहां से आता है? हरिया नहर में तुंगभद्रा नदी पर जो बांध बना है उससे पानी आता है। और इसका निर्माण किया था संगम वंश के शासकों ने। अब जो इसी का एक सब पार्ट है 3.2। अब किलेबंदी और सड़कें जानेंगे विजयनगर राजधानी के बारे में। किलेबंदी, अब किलेबंदी का पहले मतलब समझ लेते हैं। किसी भी राजभवन को चारों तरफ से ऊंची ऊंची दीवारों से घेरना किलेबंदी कहलाता है। लेकिन और साम्राज्यों की अपेक्षा जो विजयनगर राजधानी है उसकी किलेबंदी अलग तरीके से की गई है। वही यहां पर एक 15वीं शताब्दी में फारस के शासक थे। कौन सी शताब्दी? 15वीं शताब्दी में फारस के शासक ने एक कालीकट जगह का नाम है, तो उन्होंने कालीकट में एक दूत भेजा था जिसका नाम था अब्दुल रजाक। क्या नाम है इसका? अब्दुल रजाक। किलेबंदी सड़कें पड़ रहे तो उसमें 15वीं शताब्दी में फारस के शासक द्वारा कालीकट भेजा गया था
एक दूत जिसका नाम है अब्दुल रज्जाक। ये अब्दुल रज्जाक इन किलेबंदियों को देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुआ, प्रभावित हुआ। इसने न केवल शहर को बल्कि कृषि में प्रयुक्त आसपास के क्षेत्रों और जंगलों को भी बड़ी बड़ी दीवारों से घिरा हुआ पाया। तो अब्दुल रज्जाक किलेबंदी देखकर बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। अब किलेबंदी होती है राजभवन की, लेकिन जब इसने विजयनगर राजधानी में देखा तो किलेबंदी जंगलों और राजभवनों की चारों तरफ, खेतों के चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें लग रखी थी। अच्छा, जिसके कारण वे अपने स्थान पर टिके रहते थे। अब इसमें किलेबंदी की सबसे महत्वपूर्ण बात क्या हुई? सबसे महत्वपूर्ण जो किलेबंदी की बात है वो जो अब तक किसी साम्राज्य में नहीं मिलेगी, वो है कि खेतों को भी दीवारों से, ऊंची ऊंची दीवारों से घेरा जाना। ये विजयनगर राजधानी की सबसे महत्वपूर्ण किलेबंदी की बात है कि किलेबंदी की महत्वपूर्ण बात, खेतों को भी घेरा जाना। किससे? खेतों को किससे? दीवारों से। तो ऐसा साम्राज्य होगा, राजधानी होगी जिसमें राजभवन को या फिर किसी किले को ऐसे चारों तरफ से घेरा जाता है, लेकिन यहां पर खेतों को भी घेरा गया था। तो इसी में पेस ने भी कुछ बात कही थी। इसमें पेस, ये पेस है, इन्होंने क्या कहा था कि जो किलेबंदी राजभवन की होती थी उससे बड़ी दूर जाकर दूर दूर तक खेत थे, और वो खेत भी चारों तरफ से किलेबंद हो रखे थे। जिन्होंने किलेबंदियां की थी कि जैसे मैं आपको किलेबंदी समझाऊं, सबसे पहले आपने राजभवन के चारों तरफ किलेबंदी हो गई, उसके बाद आते थे इनके आवास, जो यहाँ पर मिडिल क्लास या जो साधारण लोग रहते थे उनके घरों को चारों तरफ से किलेबंदी कर दी, तो दो दीवार हो गई। फिर इन घरों के बाहर होते थे बगीचे, बगीचों को चारों तरफ से किलेबंदी कर दिया गया। उसके बाहर बहुत दूर दूर तक फैले हुए खेत, उनको भी चारों तरफ से दीवारों से घेर दिया गया। तो हो गई ये चारों तरफ से किलेबंदी कर दी गई। अब ये किलेबंदी कभी कभी इसमें महीनों सालों लग जाते थे और लाखों श्रमिक इस किलेबंदी को करने में यूज होते थे। लाखों श्रमिक, क्योंकि इतने बड़े दूर दूर तक फैले खेतों को किलेबंद करना मेहनत का काम है, तो उसमें लाखों श्रमिक यूज होते थे। अब किलेबंदी क्यों की जाती थी, ये तो सवाल है। राजभवन को भी घेर दिया गया, बगीचों को भी, खेतों को भी, तो ये किलेबंदी की क्यों जाती थी? किलेबंदी की जाने का सबसे महत्वपूर्ण इन्होंने जो बताया कि जो इनके प्रतिपक्ष होते थे उनको खाद्य सामग्री वगैरह से दूर रखना, उनसे वंचित रखना, जिससे कि वो सरेंडर, समर्पण करने के लिए बाध्य हो जाए, मजबूर हो जाए। तो सवाल ये रहा, किलेबंदी क्यों की जाती थी? इनके जो प्रतिपक्ष हैं उन लोगों को खाद्य सामग्री से दूर रखना, कि वो लोग इन खेतों वगैरह से दूर रहें, तो वो समर्पण करने के लिए मजबूर हो जाएं। अब आगे क्या है कि इसमें शैली किस तरीके की है। अब जब आप यहां जाएंगे तो मैंने एक वर्ड लिखा हुआ है, इंडो इस्लामिक शैली। अच्छा, इंडो इस्लामिक शैली कहते किसे हैं? तो जो ये किलेबंदी होती थी ना, इसके जो प्रवेश द्वार थे, जहां से बड़े बड़े दरवाजे जिनसे प्रवेश करते थे, उनके दरवाजों के ऊपर मेहराब और गुंबद बने होते थे। क्या बने होते थे? मेहराब और गुंबद। अब ये मेहराब गुंबद आपको पता होगा, तुर्की के जो शासक थे उन्होंने भी शासन किया था, तो उनसे ये स्ट्रक्चर, ये आर्किटेक्चर लिया था कि जो विजयनगर राजधानी की किलेबंदी के प्रवेश द्वार होते थे उनके ऊपर मेहराबें और गुंबद लगा दिए जाते थे। उस ही शैली को इंडो इस्लामिक, इस्लामिक क्यों? क्योंकि तुर्की के शासकों की शैली है ये, इसलिए इसको बोलते थे इंडो इस्लामिक शैली। अब इंडो इस्लामिक शैली का मतलब हुआ किलेबंदों के प्रवेश द्वार पर मेहराब गुंबद लगा देना, जो तुर्की शासकों का तरीका था, उसी को कहते हैं हम लोग इंडो इस्लामिक शैली। अब हमारा महत्वपूर्ण सड़कों की तरफ ध्यान जाएगा। अब ये कौन सी महत्वपूर्ण सड़कें? सड़कें क्या होती थी? पूरे शहर को भी जोड़ती थी, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण सड़कें क्या होती थी? जो मंदिर बने होते थे उनसे काफी आगे तक जाती थी। तो यहां जैसे मंदिर हो गए, इसके काफी आगे तक। अब जब काफी आगे तक सड़कें जाती तो उस सड़क के इधर भी बाजार और उस सड़क के इधर भी बाजार। तो महत्वपूर्ण सड़कें मंदिरों के आगे बढ़ी हुई थी, जिनके दोनों तरफ बाजार लगते थे। अब यहां पर बाजारों के बारे में भी बताया गया है। बाजारों में सब तरीके का मांस, मीट, मच्छी, फल, सब्जियां, सब कुछ उपलब्ध था। ये कह सकते हो कि कोई ऐसी चीज नहीं थी जो वहां पर उपलब्ध नहीं थी। मसाले, मीट, छिपकली, सब तरीके का मांस,
और सब्जियां, फल, सभी तरीके के उस बाजार में सामान उपलब्ध थे। तो महत्वपूर्ण सड़कें, कौन सी महत्वपूर्ण सड़कें? जो मंदिरों के आगे बढ़ी हुई थी, मंदिर से आगे, तो उसके इधर भी बाजार और इधर भी बाजार। बाजारों को इंपॉर्टेंस बताया कि हर एक चीज बाजारों में उपलब्ध थी। अच्छा, अब इसके आगे लिखा है 3.3 टॉपिक हमारा, वो है शहरी केंद्र। अब शहरी केंद्र की ओर जाने वाली सड़कों पर चलेंगे तो सामान्य लोगों के आवास मिल जाएंगे। शहर की तरफ जब आप चलोगे तो सामान्य लोगों के आवास, पर उसके बारे में कुछ ज्यादा इनके पास साक्ष्य नहीं है। लेकिन जब हम आगे शहरी केंद्र में उत्तर पूर्वी कोने की तरफ चलेंगे, उत्तर पूर्वी कोना, तो वहां से कुछ चीनी मिट्टी के बर्तन मिले, चीनी मिट्टी के टुकड़े, चीनी मिट्टी। तो इससे क्या साबित होता है कि जो अमीर व्यापारी होते थे, जिनका व्यापार एक जगह से दूसरी जगह, दूसरे देशों के साथ भी था, तो वो लोग चीनी मिट्टी के बर्तन यूज करते थे। मुस्लिम रिहायशी इलाके की बात करें तो वहां पर एक मुस्लिम रिहायशी मोहल्ला भी था, जिसमें मकबरे और मस्जिदें बनी हुई थी। तो चीनी मिट्टी के बर्तन मिल रहा, मतलब अमीर व्यापारी हैं वहां पर। लेकिन अगर आप बोलोगे सामान्य लोगों के बारे में घरों में, तो उसके कोई भी ज्यादा साक्ष्य नहीं मिले। अब मुस्लिम रिहायशी मोहल्ला भी था। मुस्लिम रिहायशी मोहल्ला कहां पर? विजयनगर साम्राज्य में ही जो मकबरे और मस्जिद मिले। तो हम्पी में जो मिले मंदिर है, मंडप है, उसकी जैसी शैली के ही है ये मकबरे और मस्जिद। अब सामान्य लोगों के आवासों के बारे में बात कर रहे थे आप, तो उनका तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। 16वीं शताब्दी का पुर्तगाली यात्री आया था जिसका नाम बरबोसा है। क्या नाम है उसका? बरबोसा। ये पुर्तगाली यात्री है। क्या नाम है इसका? पुर्तगाली यात्री बरबोसा। इसने क्या वर्णन किया था? इसने वर्णन किया था कि पूजा स्थल होते थे छोटे मोटे, वहां पर जो इन लोगों के आवास जो होते थे मिडिल क्लास या छोटे लोगों के, वो छप्पर के थे। छप्पर समझते हो? जैसे मिट्टी लगा के एक सिंपल लकड़ियों से बना दिया गया छप्पर। फिर भी सुदृढ़ थे। सुदृढ़ का मतलब क्या कि इनकी जरूरतें जरूर पूरी होती थी। व्यवसाय के आधार पर कई खुले स्थानों वाली लंबी लंबी गलियां भी हैं। व्यवसाय मतलब जैसे एक बाजार हो गया, सब्जी मंडी टाइप की लंबी लंबी गलियां, यहां पर कोई किसी शिल्प का काम करता है, कोई किसी चीज का काम करता है। तो ये गया कि सुदृढ़ है मकान, इनके घर तो सिर्फ छप्पर के, लेकिन ये लोग कुछ ना कुछ व्यवसाय करते थे। अब यहां पर लिखा है पूजा स्थल और छोटे मंदिर। तो पूजा स्थल जब सर्वेक्षण इंगित करते हैं तो पूरे क्षेत्र में बहुत से पूजा स्थल मिलेंगे आपको। पूजा स्थल जैसे छोटे छोटे मंदिर होते हैं जहां पे पूजा की जाती है, वो हो गए पूजा स्थल। विविध प्रकार के संप्रदायों जो संबंध विभिन्न समुदायों द्वारा संरक्षित थे के प्रचलन की ओर संकेत करते हैं। सर्वेक्षणों से यह भी पता चलता है कि कुएं बने हुए थे। अब कुएं किस लिए बने होते? जब बरसात होती थी तो कह रहे ना सेव वाटर, तो बरसात होती थी तो उस बरसात का पानी उन कुओं में इकट्ठा हो जाता था। कुओं में इकट्ठा उसी पानी को ये लोग बाद में सिंचाई के लिए या फिर शहरों तक पाइपलाइन के थ्रू पहुंचाने के लिए भी यूज करते थे। तो ये बरबोसा पुर्तगाली यात्री है। इसने वहां के जो छोटे लोग हैं उनके आवासों के बारे में बताया कि उनके घर तो छप्पर के होते थे, लेकिन वो समृद्ध थे क्योंकि छोटी छोटी गलियां बाजारों में परिवर्तित थे। वो कुछ ना कुछ शिल्प वगैरह का काम करते थे। वहां पर छोटे मोटे मंदिर होते थे जो पूजा स्थल है, जहां पर प्रार्थना पूजा की जाती थी, और कुछ कुएं भी बने हुए थे वहां। अब कुओं का क्या था? जब बरसात होती थी तो बरसात का पानी इन कुओं में इकट्ठा हो जाता था और उसी पानी को सिंचाई और शहरों तक पाइपलाइन के थ्रू पहुंचाने के लिए यूज किया जाता था। अब चलते हैं हम अपने 4 टॉपिक की तरफ, जिसका है राजकीय केंद्र। अच्छा, जब आप राजकीय केंद्र का मतलब समझेंगे तो राजकीय केंद्र समझते हैं। राजकीय केंद्र मतलब जहां से राजा शासन करता है। तो राजकीय केंद्र अगर मैं बोलूंगा तो जहां से राजा शासन करता है। दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित था। राजकीय केंद्र किधर था? विजयनगर के दक्षिण पश्चिम भाग में। विजयनगर जो राजधानी है उसके दक्षिण पश्चिम भाग में राजकीय केंद्र होते थे। लेकिन अगर यहां तो राजकीय केंद्र लिखा है कि मतलब राजा शासन करता था, लेकिन फिर भी 60 से अधिक मंदिर हैं उस राजकीय केंद्र में। कितने? 60 से अधिक मंदिर और अनेक देवी देवताओं से उन मंदिर संबंधित थे। अब लगभग 30 संरचनाओं को पहचानेंगे, यानी कि महल जो बने हुए हैं उसमें राजकीय केंद्र में 30 संरचना, 30 तरीके के महल बने, अलग अलग आर्किटेक्चर के, अलग अलग तरीके से। अब उन महलों को ये अनुष्ठानिक, उनसे जोड़ता अनुष्ठान होता है किसी जैसे दिवाली, होली, किसी त्योहार को जोड़ना, उन मंदिरों से वो त्योहार जुड़े होते थे। उनमें से इस राजकीय केंद्र का एक बड़ा पॉइंट है 4.1 महानवी डब्बा। तो अब आप पहले महानवी डब्बा का मतलब समझ लो। महानवी डब्बा जो राजकीय केंद्र होता था उसमें 2 चीजें होती थी। एक तो होते थे सभा मंडप
और एक होता था महानवमी डब्बा। अब सभा मंडप क्या होता था, एक नीचे से लकड़ियों से पिलर की तरह बना के एक छत बना ली और उसके ऊपर सीढ़ियों के द्वारा ऊपर जाते थे, वो काफी बड़ा होता था ऊपर से। अब नीचे वहां पर लकड़ियों के पिलर लगे होते थे, इसलिए नीचे उसमें ज्यादा जगह नहीं होती थी, पर वो सीढ़ियों से जब ऊपर जाओगे तो काफी बड़ा एक सभा मंच होता था, सभा मंच। अब इसका ये इसमें कहीं नहीं है कि सभा मंडप का आखिर होता क्या था, सभा जुड़ती थी, क्या होता था, तो इसके साक्ष्य नहीं मिले। अब दूसरी तरफ चलूंगा मैं महानवी डब्बा की तरफ। महानवी डब्बा एक विशालकाय मंच है। महानवी डब्बा क्या है, एक विशालकाय मंच जो 11,000 वर्ग फीट के आधार से 40 फीट की ऊंचाई तक जाता है। महानवी डिब्बा इनके राजकीय केंद्र में ही एक बहुत बड़ा क्या लिखा है, विशालकाय मंच है। कितना, ये 11,000 वर्ग फीट से 40 फीट की ऊंचाई तक। अब इससे क्या पता चलता है कि लकड़ी से जो संरचना की गई थी वो तो खत्म हो गई, तो उसके अलावा जो छज्जे टूटे हुए जैसे भी पुराने अब भग्नावशेष मिले हुए हैं, उस हिसाब से इसके बारे में जानकारी मिलती है। अब यहां जो ये महानवी डब्बा है, इसका जुड़ाव है त्योहारों से। अब त्योहार जैसे दशहरा, सितंबर और अक्टूबर के महीनों में यहां पर दशहरा, दुर्गा पूजा, नवरात्रि, महानवमी, तो यहां देखो महानवमी डब्बा और महानवमी, ऐसे त्योहार यहां पर आयोजित होते थे। और अब इन यहां पूरा अलग अलग तरीके का, कभी यहां पर डांस होता था, कुश्ती प्रतिस्पर्धा होती थी, और इसी जो धर्मस्थान थे मूर्तियों की पूजा की जाती थी, और इसी जगह पर भैंसों जानवरों की बलि दी जाती, अश्वों की पूजा की जाती थी। अब इसी में कभी कभी जो राजा के नायक थे, जो पिछले वाली वीडियो में बताया था, नायक राजा को अपना भेंट करते थे। जो एक साल में एक बार यहीं पर राजा मिलता था, तो नायक उन्हें अपना जो भी होता था कर वगैरह भेंट करते थे। और जब अंतिम दिन राजा अपनी नायक सेना के खुले मैदान में आयोजित भव्य समारोह करता था, जब त्योहारों का अंतिम दिन होता था, जैसे नवरात्रि, महानवमी, इनका जब अंतिम दिन होता था, तो राजा क्या करता था, अपनी सेना की ताकत दिखाता था, अपनी सेना का भव्य समारोह निरीक्षण करता था कि मेरी सेना का कितनी मजबूत है, उसे दिखाता था। अब महानवमी डब्बा जो आज भी अस्तित्व में है, अभी भी है, वो विद्वानों का मानना है कि संरचना चारों ओर के स्थान सशस्त्र आदमियों और औरतों, बड़ी संख्या में जानवरों की शोभा यात्रा के लिए पर्याप्त नहीं थी। अब जो अभी का जो महानवमी डब्बा बचा है, तो उसके आसपास की जगह को देखकर ये कहते हैं कि इतना बड़ा आयोजन वहां होता था कि वहां कुश्ती प्रतिस्पर्धा भी होती थी, और उसके लिए त्योहारों के लोग भी जुड़ते थे। वहां पर जो नायक हैं वो शख्स को भेंट भी देते थे, लेकिन ये कहते कि उतनी बड़ी वहां पर जगह नहीं थी। अब राजकीय केंद्र में स्थित अन्य भवन, राजकीय केंद्र में स्थित अन्य भवन, तो अन्य भवन में हमारा लोटस कमल महल है। कौन सा महल? लोटस कमल महल। ये नाम दिया था अंग्रेजी यात्रियों ने 19वीं शताब्दी में। अगर राजकीय केंद्र से अलग हट जाऊं मैं, राजकीय केंद्र तो हो गए जहां पर राजाओं के महल होते थे, राजभवन होते थे, और उसके अलावा अगर मैं हटूं तो देखूंगा कि एक और है हमारा लोटस महल, जो अंग्रेजों ने 19वीं शताब्दी में बनाया था। एक और मैं मंदिर का नाम बताऊंगा आपको, वो है हजार राम मंदिर। क्या नाम है उसका? हजार राम मंदिर। अब हजार राम मंदिर केवल और केवल राजा और उसके परिवार द्वारा ही उपयोग में लाया, मतलब वहां कोई और पूजा नहीं कर सकता था। कौन सा नाम बताया मैंने? हजार राम मंदिर। एक दर्शनीय बहुत सुंदर मंदिर है, लेकिन वहां पर केवल राजा और उसके परिवार द्वारा ही यूज किया जाता था। बीच में देव स्थल की मूर्तियां अब नहीं है, जो मूर्तियां वहां बची थी। लेकिन शहर पर आक्रमण के पश्चात, जब विजयनगर शहर पर आक्रमण हुआ था, तो करीब करीब वहां पर सब चीज को खत्म कर दिया गया था, लूट कर ले गए थे। लेकिन महल नुमा जो संरचनाएं थी, उनके जो महल बनाने का तरीका था, वो उन्होंने आक्रमण के बावजूद भी चालू रखा, और वो वैसे ही महल बनाते रहे। तो ये मैंने आपको टॉपिक कराया है अभी 3 और 4। अब जो लास्ट पार्ट 4th 3rd में बनाऊंगा मैं, वो इस चैप्टर को खत्म कर दूंगा।